एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सक्सेस ट्री हिमाचल प्रदेश के चैनल पे। जैसे कि आप सबको ये न्यूज़ तो मिल ही गई होगी कि आने वाले कुछ महीनों में पटवारी का एग्ज़ाम देखने को मिलने वाला है हिमाचल प्रदेश में, और अराउंड 700 से 800 पोस्टें हमको देखने को मिलेगी। अब जैसे कि अब एग्ज़ाम आने वाला है तो हमें अपनी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। तो आज मैं आपके सामने पवन, जो हिस्ट्री आपको पढ़ाएगा इस चैनल के माध्यम से, उसके बारे में कुछ डिस्कशन करने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पे आया हूँ। अब हिस्ट्री बेसिकली पटवारी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैसे पढ़नी चाहिए और किन किन टॉपिक्स पे हमको ज़्यादा जोर देना चाहिए, आज मैं वो बात आपके साथ डिस्कस करने यहाँ पे आया हूँ। जब हम अपने पुराने पटवारी के एग्ज़ाम्स को ध्यान से एनालाइज करते हैं तो पहली बात तो एक बात हमारे सामने आती है कि इस एग्ज़ाम में हमें जो क्वेश्चन आएंगे वो टोटली फैक्चुअल और ज़्यादा सिंगल लाइन क्वेश्चन ही मिलेंगे, यानी कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन तो इस एग्ज़ाम में हमको देखने को नहीं मिलेंगे। और जितने भी हिस्ट्री के साथ संबंधित क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं बहुत ही फेमस और जनरल से क्वेश्चन हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आया था कि सबसे पुराना वेदा कौन सा है, कि ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है या अथर्ववेद है। ये सिंपल सा सवाल था जो वैदिक लिटरेचर से आ रखा था। यदि हम अपने अगले एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पे ये पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था, जो हमें पता है कि फेब 1928 बॉम्बे में यहाँ पे हमको साइमन कमीशन फाइनली देखने को मिलता है। और एक और एग्ज़ाम जब हम एनालाइज करते हैं तो वहाँ पे सिंपल सी बात पूछी जाती है कि संस्कृत ग्रामर किसके द्वारा स्थापित की गई है। हम सब जानते हैं कि पाणिनि की किताब है अष्टाध्यायी, वो संस्कृत ग्रामर के साथ डील करती है। तो इन तीनों क्वेश्चंस में मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहता था कि जो प्रश्न हिस्ट्री के साथ संबंधित हैं वो बहुत ही सिंपल और सिंगल लाइनर है। तो यहाँ पे हम अपनी तैयारी कैसे शुरू करें, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे मैं एंशिएंट की बात करूंगा। अब एंशिएंट हिस्ट्री जहाँ पे अगर मैं किताब की बात करूं तो हमें पता है कि एनसीईआरटी जो कि बहुत ही बेसिक सोर्स है, बहुत ही बढ़िया सोर्स है आपके इन एग्जाम्स के लिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि आर एस शर्मा जी के द्वारा एशियन हिस्ट्री की किताब आप पढ़ सकते हैं। और उसमें जो कुछ खास टॉपिक्स जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए, जो कि वो हम बात करेंगे। एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे आते हैं कि जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग साइट्स पे एग्जावेशंस हुई हैं, जो वहाँ चीज़ें हमें बरामद हुई है एग्जावेशन के माध्यम से, बेसिकली सवाल क्या आता है कि ये चीज़ हमें किस साइट पे मिली है, ये सर नो। और दूसरी बात करूं वैदिक एज। अब वैदिक एज में हमें, अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था कि सबसे पुराना वेदा कौन सा है, तो वैदिक एज में हमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन वेदास के ऊपर आ सकते हैं, या श्रुति स्मृति में फ़र्क क्या होता है ये आ सकते हैं, ब्राह्मणास क्या हैं, आर्यंकास क्या है, उपनिषद क्या है। तो वैदिक काल में वैदिक लिटरेचर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमें खासकर ध्यान देना चाहिए और जिसके ऊपर प्रश्न भी आ रखे हैं। और आगे जाके हम इसमें ही देखते हैं कि वैदिक जो एज है वो दो हिस्सों में बटी हुई है, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। अब अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक एज में खास डिफरेंस क्या है, कई बार इसके ऊपर भी सिंगल लाइनर एग्जाम क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे कि गोत्र सिस्टम कौन सी एज में, लेटर वैदिक एज में या अर्ली वैदिक एज में आया है, ये सब चीजें हमने को देखने को एग्जाम में मिल सकती है। अब उसके बाद यदि मैं अगले टॉपिक की बात करूं तो सबसे बड़ी बात है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे महाजनपदास की बात की जाती है। हम बात करते हैं कि 16 महाजनपदास हमको देखने को मिलते हैं, और फिर उसमें सबसे में हम क्या बात करते हैं, राइज ऑफ मगध, मगध एम्पायर, और मगध में आने वाली अलग अलग डायनेस्टीज के ऊपर हमको खासकर क्वेश्चन देखने को मिलता है। और फिर हम यहाँ पे बात करते हैं रिलीजियस रिफॉर्म्स, जिसमें कि क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस किसके रहते हैं, जैनिज्म और बुद्धिज्म। जैनिज्म और बुद्धिज्म में चाहे आप आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से जानना चाहें कि जैनिज्म के साथ संबंधित किताबें कौन सी हैं या बुद्धिज्म के साथ संबंधित किताबें कौन सी हैं, या फिर आप सबको पता कि जैनिज्म में भी मीटिंग्स होती हैं या काउंसिल्स बोलते हैं, और ऐसे भी बुद्धिस्ट काउंसिल्स होती हैं। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है हमें कि कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई है और किसके समय में हुई है। ये प्रश्न बहुत ही कॉमन है। अब मैं आपको ये प्रश्न बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पटवारी के एग्जाम में हमने यही बात देखी है, जो प्रश्न आ रहे हैं वो ज़्यादा डीप नहीं, बहुत जनरल से क्वेश्चन है, जिनके बारे में यदि हम एक रीडिंग मारें और हम रिटेन कर पाएँ तो इजीली हम उनका सही तरीके से उत्तर दे सकते हैं।
और इसके बाद हम बात करते हैं ईरानियन या मैसिडोनियन इन्वेजन। हम देखते हैं कि प्रश्न ऐसा भी आता है कि बाहर से, फॉरेन लैंड से वो पहला कौन सा पर्सन है जिसने इंडिया को इन्वेड किया। उसमें अक्सर प्रश्न आता है क्या वो पर्शियन थे, क्या वो ग्रीक थे, या कोई और। हम सबको पता है कि यहाँ पे सबसे पहले अगर बाहर से आए तो पर्शियन सबसे पहले यहाँ पे बाद में आए, राइट। हम पढ़ेंगे डेरियस वन के बारे में, और उसके बाद फिर ग्रीक्स आते हैं, हम अलेक्जेंडर की बात करते हैं, वो सारे टॉपिक। उसके बाद मॉडर्न एज और गुप्ता एज। मॉडर्न एज के साथ संबंधित चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं कि उनके समय में बाहर से जो दूत आया था, है ना। हम बात करते हैं मेगास्थनीज की, उसकी किताब की। ऐसे क्वेश्चन भी हमको देखने को मिलते हैं बड़े ही आराम से। और यदि बात की जाए गुप्ता एज की, तो गुप्ता एज में हमें ज़्यादा प्रश्न आते हैं, क्योंकि गुप्ता एज को कहा जाता है क्लासिकल एज या गोल्डन एज। तो इस एज में बहुत सारी लिटरेचर, बहुत सारी टेम्पल मेकिंग एक्टिविटीज़ ये देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो एंशियंट हिस्ट्री को अगर हमने पढ़ना है तो ये जो टॉपिक्स हैं इसको हमें ज़्यादा ध्यान देना है, और इनके साथ संबंधित जो फैक्चुअल नॉलेज है वो सबके हमारे पास नोट्स हों, हमें उसे रिवाइज करना चाहिए, तो हम इजीली अपने एग्जाम में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाके बैठ सकते हैं। और इससे अगर मैं आगे चलूँ, आगे हम बात करते हैं मेडिवल हिस्ट्री की। मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, जैसे हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं, हम इल्तुतमिश की बात करते हैं, हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत, अब देखो गजनी, मोहम्मद गौरी, उसके बाद गौरी के साथ ही बेसिकली यहाँ पे मुस्लिम जो राज है स्थापित होता है, और ऐबक एक मोहम्मद गौरी का ही स्लेव होता है, ये हम सबको जानकारी। अब स्लेव डायनेस्टी में या स्लेव सल्तनत जो है दिल्ली सल्तनत है, बेसिकली दिल्ली सल्तनत में भी आगे 5 डायनेस्टीज आएंगी, हम सबको यहाँ पता है। तो उनके साथ संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत में जो अलग अलग डायनेस्टीज आई थी, सबसे पहली कौन सी है, सबसे लास्ट कौन सी थी। जैसे हम कहते हैं कि सबसे पहली कौन सी थी, सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी थी, उसके बाद कौन सी थी, उसके बाद खलजी डायनेस्टी थी, उसके बाद किसकी बात करते हैं, तुगलक्स आए, फिर हम कहते हैं सैयद आए, और लास्ट में कौन आते हैं, लोधीस आते। तो क्वेश्चन तो ऐसा भी आ सकता है, या इन्हीं 5 डायनेस्टी पे बेस ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें से सबसे कम समय काल किसका था, या सबसे ज्यादा समय काल किस सल्तनत या किस डायनेस्टी का रहा है दिल्ली पे। तो ऐसे, और दूसरी जो ज्यादा क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से देखे जाते हैं वो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के नाम, कि भाई दीवाने कोही कौन लाया, दीवाने बंदगन कौन लाया। जैसे कि दीवाने कोही एग्रीकल्चर के साथ संबंधित डिपार्टमेंट है, और हम सब जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम ये डिपार्टमेंट को स्थापित किया गया। तो ऐसे सिंगल लाइनर क्वेश्चन हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं विजयनगर अंपायर। हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही डेक्कन में एक अंपायर आता है, विजयनगर अंपायर, ठीक है, विजयनगर एंड भामनी किंगडम। उसके ऊपर भी रिसेंटली हमें काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो हमें उस पर भी ध्यान देना होगा। और आगे भक्ति और रिलीजियस मूवमेंट्स चलने के बाद सामने जो मेन यहाँ पे देखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे मुगल एम्पायर की बात करनी पड़ेगी। मुगल एम्पायर में हम सबको पता है बाबर के साथ संबंधित जो लड़ाइयाँ हैं, ठीक है, जिसमें बैटल ऑफ पानीपत की बात करेंगे, उसके ऊपर प्रश्न आ सकता है। बाबर के बाद हम यहाँ पे हुमायूं की बात करते हैं, हुमायूं के बाद हम यहाँ पे कहीं ना कहीं अकबर की बात करते हैं, फिर हम आगे जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब के साथ संबंधित जो खास चीज़ें, जैसे कि एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है कि भाई जिंदा पीर किसको कहा जाता है। अब जिंदा पीर, तो वहाँ पे ऑप्शन में सबका नाम आता है कि जहांगीर आ गया, अकबर आ गया, हुमायूं आ गया, औरंगजेब आ गया। तो जिंदा पीर जब ये प्रश्न आता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि शायद ये कहीं ना कहीं इसके साथ नाम जुड़ा अकबर का ही होगा, लेकिन बच्चे बहुत हैरान हो जाते हैं जब पता चलता है कि जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था। तो ऐसे फैक्चुअल डाटा हमें याद रखना है जब हम अपना पटवारी का एग्जाम देने जाएंगे। अब इसके साथ मैंने लिखा है कि अराइवल ऑफ यूरोपियंस। आप सबको पता है कि 1497 ऑनवर्ड्स, अगर मैं यूरोपियंस की बात करूं तो कहीं ना कहीं 1497 ऑनवर्ड्स उनका यहाँ पे आना शुरू हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साथ के साथ ही अब हमें पता जो मुगल एम्पायर है वो 1707 यानी औरंगजेब की डेथ के बाद थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन उससे काफ़ी साल पहले यूरोपियंस आ चुके हैं। तो यहाँ पे मुगल के साथ रिलेटेड कई ज़्यादा यूरोपियंस के क्वेश्चंस भी आते हैं कि कौन सा यूरोपियन किसके समय में इंडिया पे आया है, कि जहांगीर के कोर्ट में कौन सा यूरोपियन आया था, या शाहजहां के समय में कौन सा यूरोपियन आया था। यानी कि ट्रेवलर्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं सिंगल लाइनर, ठीक है। ऐसे एशियन में भी आ सकते हैं कि जैसे मैंने कहा था ना कि मेगास्थनीज किसके टाइम पे आया है,
ऐसे वो पूछ सकते हैं कि फाहीन किसके टाइम पे आया था, कि चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आया था, राइट। तो ये सब बातें हमें ध्यान से याद रखनी। अब इससे आगे अगर मैंने यहाँ पे मिडीवल, और मिडीवल की अगर किताब की बात करूं, अगर आपको बेसिक से थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो आप देख सकते हैं सतीश चंद्रा, जो मिडीवल हिस्ट्री की बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी टाइप किताब है, हम उस पर ध्यान दे सकते हैं, हमें काफ़ी जानकारी मिल सकती है उस किताब से। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो बात करेगा मॉडर्न हिस्ट्री पे, जिसपे ज़्यादातर बच्चे जोर देते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार ज़्यादा प्रश्न हमें मॉडर्न हिस्ट्री को ही देखने के मिलते हैं। अब यहाँ पे 1750 ऑनवर्ड्स हम सबको पता है कि हम यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, कई बार तो सिंपल इनके ईयर पूछ लिए जाते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुई है भाई, ये बैटल ऑफ बक्सर कब हुई है, सिंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद एक्सपेंशन की यहाँ पे जब बात करते हैं तो एक्सपेंशन का मतलब क्या है? एक्सपेंशन का मतलब है कि यहाँ पे हमें अलग अलग लड़ाइयों का ईयर पूछा जा सकता है। सर कौन सी लड़ाइयों की बात कर रहे हो? मैं यहाँ कह सकता हूँ एंग्लो मैसूर वॉर्स कह सकता हूँ, मैं यहाँ पे एंग्लो मराठा वॉर्स कह सकता हूँ, ये सर या कार्नेटिक वॉर्स कह सकता हूँ। ये जो अलग अलग लड़ाइयाँ हुई हैं इनका समय काल अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो इन्हीं लड़ाइयों के माध्यम से कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने अपना यहाँ पे राज को एक्सपेंड किया है, स्थापित किया है प्रॉपर तरीके से। और चेंजेस की बात करूं, चेंजेस क्या लेके अंग्रेज यहाँ पे, चेंजेस जैसे रेवेन्यू सिस्टम पे क्या चेंज लेके, अक्सर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि भाई परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल कौन लेके आया है, या फिर रैयतवाड़ी सिस्टम कौन लेके आया है, या फिर किस ईयर में आए हैं। ये ऐसे सिंगल लाइन क्वेश्चन हमको देखने को मिल सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। अब यहाँ पे जो चेंज लेके आए थे अंग्रेज, वो यहाँ के लोगों को पसंद तो नहीं करते, क्योंकि जो भी चेंज अंग्रेज यहाँ पे लेके आए हैं वो सारे के सारे चेंज वो अपने फायदे के लिए लेके आए हैं, ना कि वो यहाँ पे भारतवासियों के फायदे के लिए लेके आए हैं। तो उन चेंजेस से लोग नाखुश थे, नाखुश होकर बहुत सारे अलग अलग लोकल एरियाज में लोग रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। तो वहां पे क्या होते हैं पॉपुलर अपराइजिंग और रिवोल्ट। जैसे मैं क्या कहता हूँ, है ना, बिरसा मुंडा का रिवोल्ट हो गया, है ना, कोल रिवोल्ट हो गया, भील रिवोल्ट हो गया, संथाल रिवोल्ट हो गया, है ना। तो ये सारे रिवोल्ट हमने को देखने को मिलते हैं। अब एग्जाम के माध्यम में क्या, एग्जाम में सिंपल ईयर पूछेंगे कि भाई भील रिवोल्ट कब हुआ है, संथाल रिवोल्ट कब हुआ है, या कोल रिवोल्ट कब हुआ है। ये सारी बातें हमको यहाँ से पूछी जा सकती। सोशो रिलीजियस मूवमेंट जो बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहता है मॉडर्न हिस्ट्री में, कि भाई ब्रह्मो समाज कब आया है, प्रार्थना समाज कब आया है, देव समाज कब आया है, ये अलग अलग समाज के साथ संबंधित लोग कौन हैं, ये किस किस एरिया में स्थापित हुए हैं। ये बहुत ही फेवरेट और बहुत ही फेमस है, इसको तो हमने ज़रूर ध्यान से पढ़ना ही पढ़ना है। इस पे क्वेश्चन हमको अक्सर देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये 1857 से लेके सन 47 की बात करता है, 57 से लेके 47, जिसको फ्रीडम स्ट्रगल कहा जाता है, जिसमें सीधे क्वेश्चन रिवोल्ट ऑफ 18 जो विद्रोह है 1857 57 का, बेसिकली उसमें से क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन सा जो लीडर था वो कौन से एरिया से था, या दोबारा जब कब्जा किया है अंग्रेजों ने यहाँ इंडिया पे तो उस पे कौन कौन से उनके लीडर्स थे। तो इनके बारे में प्रश्न हमको देखने को मिलता है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो देखने को मिलता है वो क्या है कि इस रिवोल्ट में इंडिया में जो लीडर राइज हुए थे वो कौन कौन से एरिया से राइज हुए थे, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहता है। अब इसके बाद ही आप सबको पता है कि बहुत कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस के अलग अलग सेशंस और उसके प्रेसिडेंट्स, और कई सेशन तो बहुत ही खास हैं, उनके ऊपर सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि ये गतिविधि किस सेशन में हुई थी कांग्रेस की। और उसके बाद चाहे पार्टीशन ऑफ बंगाल हो उसके साल, रेवोल्यूशनरी फेस हम पढ़ेंगे। रेवोल्यूशनरी फेस क्या था कि भाई अभिनव भारत कब बनी है, या फॉरेन लैंड पे हमारे देशवासियों ने कौन सी एक्टिविटी की है, उनके नाम, उनके साथ संबंधित लोग कौन से थे। अब यहाँ पे हम फिर वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान गांधी जी ने क्या किया है यहाँ पे इंडिया में, साउथ अफ्रीका में। तो ये सारी बातें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो गई। इन सारों के ऊपर जो मेन फैक्चुअल डाटा है हम सबको पता होना चाहिए, हमें उसे बैक टू बैक रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन सिंगल लाइनर ही आने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके हर एक टॉपिक का जो ओवरऑल सिनेरियो है, जो मेन फैक्ट्स हैं, वो हमें पता होने चाहिए। देखिए एक तो तरीका आप सबको पता है कि मैंने आप सबके सामने किताबें शेयर की हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री की आपको पता है कि स्पेक्ट्रम की किताब अक्सर सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम में भी चलो डिटेल्ड दे रखा है। तो बात यहाँ पे ये है कि क्या हम लोग इतना समय दे पा रहे हैं या नहीं। यदि आप इतना समय दे पा रहे हैं, इन किताबों को आप लाइन टू लाइन पढ़ पा रहे हैं, नोट्स बना कर रिटेन कर पा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी
स्टूडेंट्स होते हैं जो साथ साथ जॉब कर रहे हैं और उनके पास इतना समय नहीं होता, या कई लोग तैयारी कर चुके हैं लेकिन रिवाइज करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सक्सेस ट्री हिमाचल प्रदेश के चैनल के माध्यम से 18 दिसंबर से ही हम आपकी पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करवाने वाले हैं, जिसमें सारे टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट्स का थ्योरेटिकल पार्ट और हर टॉपिक के साथ संबंधित जो क्वेश्चन पुराने आए हैं और जो क्वेश्चन आ सकते हैं एनालिसिस करके आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। पहले थ्योरी पढ़ाई जाएगी और उसी टॉपिक के जो मेन क्वेश्चंस हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो आई होप आप मेरी कहने की जो बातें थी वो सारी समझ पाए होंगे और आप इस तैयारी में हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे। और एक और बात याद रखिए, इस तैयारी में किसी प्रकार की कोई भी फीस इन्वॉल्व नहीं है। यूट्यूब के हमारे सारे के सारे सेशन बिल्कुल फ्री जाएंगे। हमें सिर्फ आप लोगों से एक ही चीज़ की डिमांड है, वो क्या है कि आप बस अपना समय निकालिए। और देखिए, सरकारी नौकरी के लिए कि अगर हम नहीं समय निकालेंगे तो फिर किस चीज़ के लिए समय निकालेंगे? ठीक है, हमें अपने लिए समय निकालना है। तो आप समय निकाल के हमारे साथ जुड़िए, चैनल पे आइए, क्लासेस लगाइए और नोट्स बनाइए और सारा का सारा फैक्ट्स याद रखिए। और साथ के साथ जैसे ही आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता रहेगा, हम यहाँ पे आपके साथ सीरीज़ चलाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर सीरीज होंगी, जिसमें 50-50, 100-100 क्वेश्चन एक ही बार में डिस्कस किए जाएंगे, ताकि कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। तो आई होप आप सब 18 दिसंबर से हमारे साथ जुड़ेंगे और रेगुलरली हमारे साथ क्लासेस लगाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। आपको मिलेंगे 18 दिसंबर को।